हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज पे देख पा रहे हैं सर, आर्टिकल का क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज लगा हुआ है और इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे कि सीरीज 3 मतलब तीसरा लेक्चर है मेरे दोस्त। और ये चीज़ मैं मेंशन इसलिए करा देता हूं ना कि इससे पहले आर्टिकल के इतने सीरीज एकदम बखूबी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूं भाई। तो जो तीसरी सीरीज देख रहे होंगे ना, जाके इसके पहले की पहली और दूसरी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे वादा किया था भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे भाई। इसके पहले जो मैंने दो चीज़ें बताई वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि हर एक प्रश्न होंगे और प्रश्नों से बनने वाले जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारी एक्सप्लेनेशन आपके बीच में होंगी। दोस्तों, इसका फायदा क्या होता है क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट का कि सर एक प्रश्न है और उससे कितने बनने वाले, उसके सारे निचोड़ सारे कंसेप्ट आपको दिए जाते हैं। और अगर ये प्रश्न है तो इनसे बनने वाले कितने प्रश्न आपसे पूछ पा सकते हैं मेरे भाई, कितने प्रश्न बना जा सकते हैं, कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरा निचोड़ पूरा पोस्टमार्टम होने वाला है इस सीरीज में। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है मेरे दोस्त। इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सर टाइम एंड टेंस, मोडाल्स, नाउन, प्रोनाउन, सारी चीजें हर एक टॉपिक के पहले फाउंडेशन क्लास, अगर फाउंडेशन देखनी है, जीरो से पढ़ना है तो जाकर उसको देख लीजिए भाई। और अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है सर, वहां पे आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, वहां से पूछेगा कंसेप्ट। तो जाके आप क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज जरूर पढ़ लीजिए मेरे दोस्त। हर एक टॉपिक के मैं सीरीज वाइज लेकर आता हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब हर एक टॉपिक से आपको 50 कंसेप्ट मिलने वाला है। जरा गौर करिएगा, आर्टिकल से 5 सीरीज आई और 50 कंसेप्ट एक सीरीज से मिल रहे हैं, तो 250 प्लस कंसेप्ट अगर एक टॉपिक से आपके बीच में है तो कभी उस टॉपिक से हावी प्रश्न में आपको कभी दिक्कत होगी? कभी नहीं होगी मेरे दोस्त। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको फाउंडेशन पढ़ना है तो पढ़िए, डजंट मैटर, लेकिन आके यहां जरूर पढ़िए। यहां हर एक प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और उसे टॉपिक से, सेम टॉपिक से मैंने आपको बताया। अब अगले आगे अगर बने रहेंगे हमारे साथ, डेली 9 बजे मैं आपके बीच में उपलब्ध होता हूं दोस्त, इतना तो पता ही है। तो क्या होगा वहां सर, मिसलेनियस क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, लेकिन यहां क्या है, एक अलग पर्टिकुलर टॉपिक जो क्लियर कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा, ठीक है ना। तो जैसा हमेशा सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं कहता हूं, कॉपी कलम निकाल लीजिए, बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है मेरे दोस्त। तो एक बार ऑडियो वीडियो अगर क्लियर हो तो जल्द से जल्द हम इंप्रेस कर दीजिए और सभी एजुकेशन ग्रुप में मेरे दोस्त दमदार तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक बार थंब इंप्रेस करिएगा मेरे भाई, मजा आएगा इस सीरीज में। अगर 1 घंटा पसीना बहाने का जुनून है मेरे दोस्त तो सभी का मैं इस सीरीज में वेलकम करता हूं। एक बार जुड़ जाइए और सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए दमदार तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा और देखते हैं कितने बेहतरीन प्रश्न आज के सेशन में रखे गए हैं मेरे दोस्त। जल्द से जल्द बताइएगा सर, कहीं ना कहीं कॉमन एरर के प्रश्न आपके बीच में आए हैं ना, ठीक है। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बोला इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, ए पार्ट में। आगे बोला हु कन्विंस द वर्ड, बी पार्ट में, नॉट टू द मैन टू होम, सी पार्ट में। आगे द आइडियाज फर्स्ट अगस्त। एक बार जल्द से जल्द इस प्रश्न को देखिए और मुझे बताइएगा इस प्रश्न में जो भी चीजें लिखी है ना, आपको देखना है कि सर पार्ट वाइज डिवाइड है और किस पार्ट में एरर है वो चीजें बतानी है। अगर आपको लग रहा है योर सेंटेंस फ्री फ्रॉम एरर, देन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ नो एरर। अगर आपको लग रहा है कोई गलती नहीं है तो मेरे भाई नो एरर आप चूज करिएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सोल्यूशन तो मिलना है, फिर बनने वाले कितने कॉन्सेप्ट होंगे वो चीजें आपको मिलेगी मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कॉपी कलम निकाल के जो ग्राफ बनेगी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा बेटा। जल्द से जल्द इस प्रश्न को बताइए। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, ए पार्ट में लिखा है। आगे बोला हु कन्विंस द वर्ड, बी पार्ट में। ओकरे बाद सी पार्ट में जो भी लिखा बेटा नॉट टू द मैन हु होम। आगे बोला कि द आइडियाज फर्स्ट अगस्त। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट नोट कराता हूं। जरा लिखिएगा हु, विच, दैट, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको एक मुद्दा बताया था, वहां नहीं याद है तो यहां देखिएगा। मैंने आपको बताया ना सर प्रोनाउन पढ़िए, सर नाउन पढ़िए, आप मोडाल से पढ़िए, कहीं के क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़िए। एक कॉन्सेप्ट जहां बता दिए वो हर जगह काम आने वाले, और किताबें में ढूंढोगे बेटा तो कहीं मिलने वाली नहीं है। ये चीज एकदम दिमाग में डाल लो। आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा तो केवल इस परिवार में रात 9 बजे, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि हु, विच, दैट, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन कहीं भी दिख जाए और इसके पहले यदि आप लगाना चाहते हो ना कि अगर एक नाउन सस्टेंस करना चाहते हो, जो नाउन है ना, तो 100% ये नाउन डेफिनेट होगा। क्या होगा?
100% ये नाउन डेफिनेट होगा। अब बात ये हो गई कि अगर वो नाउन डेफिनेट होगा तो आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो दो प्रकार में स्टडी करते हैं, एक सा डेफिनेट आर्टिकल होता है, दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। पहले ही पता हो गया कि हु विच दैट के पहले जो नाउन सस्टेंस करेंगे वो हमेशा डेफिनेट नाउन होगा। तो बताओ कभी इंडेफिनेट आर्टिकल लेगा? कभी नहीं लेगा, वो डेफिनेट आर्टिकल ही तो लेगा। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चा बता दो? डेफिनेट आर्टिकल द होता है, मतलब हु विच दैट के पहले जो नाउन आएगा बेटा उसके पहले कौन सी आर्टिकल लगाओगे? डेफिनेट आर्टिकल दी लगाओगे। बताओ कुछ कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? कैसे होता है वो चीजें समझने का प्रयास करो। जैसे मैं आपको कह दूं, देखना, यू आर अ बॉय हु हैज ऑन द मैच। इस प्रश्न में जरा गौर करिएगा, मैंने बोला यू आर द बॉय, यू आर अ बॉय, प्रश्न में जो लिखा है मतलब तुम वही लड़के हो हु हैज ऑन द मैच, जिन्होंने मैच जीता है, जिन्होंने मैच जीता। तो आप मुझे ये बताओ उस बॉय को मैंने क्या किया? डेफिनेट किया है ना। अब बताइए इस बॉय को मैंने निश्चित किया है, और अगर निश्चित कर दिया बच्चा तो आप मुझे बताओ तो डेफिनेट आर्टिकल द होना चाहिए था, जबकि यहां सर अ लगा, यहां पे क्या होना चाहिए था? दी होना चाहिए था। चलिए ये कॉन्सेप्ट में आपने समझ गए कि अगर निश्चित किया तो डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन अगर मैं सीधा सीधा एक चीज बता रहा हूं, कहीं भी बच्चा, कहीं भी आपको हु दिख जाए, विच दिख जाए, दैट दिख जाए, इसके पहले कोई नाउन अगर लगा रहे हो ना तो ये डेफिनेट ही होगा बच्चा। अगर डेफिनेट होगा तो कौन सी आर्टिकल लेगा? आर्टिकल द लेगा। ये ग्राफ मत भूलना बेटा, कोई भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं हो पाएगा डेफिनेट आर्टिकल से संबंध में, ठीक है ना। तो जरा इस प्रश्न को आप मुझे बताइए। बोला इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, यहां पे आपको हु दिख गया और इसके पहले ये नाउन है तो वो मैन तो डेफिनेट है, यहां अ लगा के इंडेफिनिट आर्टिकल दिखाना चाहता है। तो यहां आपको क्या करना है? आर्टिकल द करना है, मतलब दी मैन होना था। सर पता चल गया किस ऑप्शन में गलत है बेटा, ए पार्ट एरर था। कौन सा पार्ट में एरर था? ए पार्ट में एरर था। एक चीज मैंने आपको पहले बताया कि यहां जितने भी प्रश्न आया करें ना सबसे पहले आप टिक कर लिया कर दोस्त, उसके बाद यहां एक्सप्लेनेशन तो मिलनी ही है, उसके बाद अपने आप को जज कर पाओगे ना कि कितने प्रश्न यहां मैंने सही कर पाया, सर कितनी अच्छी हमारी तैयारी चल रही, वो आपको पता चलेगा बच्चा, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, आपके लिए रामबाण साबित होगी एग्जाम सेंटर हॉल में, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, स्क्रीनशॉट रखिएगा सबका अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए बच्चा। क्या बोला कि वन शुड आगे ए पार्ट में बी ट्रू ऑन वंस प्रोमिसेस, बी पार्ट में आगे इन ऑर्डर टू अर्न, सी पार्ट में नेम एंड फेम इन द लाइफ, डी पार्ट में आपको वन दिखा। वन के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कितने कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मैंने बोला वन, ठीक है ना, ये वर्ड बेटा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। अब बोला कि सर यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं वन से रिलेटेड में, वो चीजें मैं आपको बताता हूं। वन के लिए जो पॉजिटिव होता है अपने के लिए, एक बार क्या लगता है बेटा, एक बार आप वंस भी लगाते हो और एक बार आप हिज भी लगाते हो। अब ये कैसे आप समझ पाओगे वन के लिए वंस कब लगेगा, वन के लिए हिज कब लगेगा। जैसे अगर मैं कह दिया one of them has given up office, यहां पे अगर प्रश्न पूछूं तो बताइए once होगा या his होगा, क्या होगा। दूसरा प्रश्न भी नोट करिएगा, अगर मैं कह दूं one should do duty, यहां से समझिए वन आपको दिखा, इसलिए मैंने बोला कि वन से संबंध में जितने प्रश्न पूछते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो यहां वन लगाओगे कि हिज लगाओ, वंस लगाओगे कि हिज लगाओगे, क्या बताओगे वो समझना है। पहले इधर समझ लेना, वन अगर सिंगुलर है तो क्या लेगा बेटा, अगर सिंगुलर जैसा यूज हुआ है तो हिज लेगा, लेकिन अगर वन प्लूरल जैसे यूज हुआ है तो वंस लेगा। अब कैसे समझेंगे, जैसे देखिएगा यहां भी वन है यहां भी वन है बच्चा, ठीक है ना। बोला कि वन ऑफ देम हैज गिवन अप हिज ऑफिस, वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक ने ऑफिस को छोड़ा, उनमें से एक। तो यहां वन कैसा है, वन सिंगुलर है बच्चा, क्या है, वन सिंगुलर जैसा यूज हुआ है। तो अपने के लिए यहां पे आप हिज लगाओगे बेटा, पॉजिटिव यहां हिज लगेगा, वंस नहीं लगेगा, याद है। लेकिन दूसरे प्रश्न में आना वन शुड डू, अब वंस ड्यूटी की हिज ड्यूटी,
लोगों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो यहाँ वन लोगो दैट्स अ मीन्स ऑफ प्लूरल, यहाँ वन प्लूरल जैसा यूज हुआ है, तो आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ वंस लगाओगे। वन के साथ कब वंस लगता है, वन के साथ कब हिज लगता है। कंफ्यूजन क्लियर है कि नहीं बेटा, एक बार थंब इंप्रेस करते जाना, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। और जरा इस प्रश्न में आते हैं। इस प्रश्न में वन दिखा आपको, वन से रिलेट जितने भी कंसेप्ट थे आपके बीच में आ गए, ठीक है बच्चा। चलिए अब अगर मैं कह दूं आगे बढ़ूं, वन शुड बी ट्रू ऑन वंस प्रॉमिस, यहां पे बिल्कुल सही है, मतलब लोगों के अपने बात का पक्का होना चाहिए, बात का पक्का होना। वन शुड आगे क्या बोला, बी ट्रू ऑन वंस प्रॉमिसेस, अपने बात पे अडिग होना चाहिए, अपने बात का पक्का होना चाहिए। तो वन लाइक जो प्लूरल है बेटा, इसलिए वंस लगाया, यहां तक कोई फॉल्ट नहीं था, बिल्कुल सही है। आगे आते हैं बी पार्ट में। बी में लिखा सर ऑर्डर टू अर्न, सी पार्ट में बोला कि नेम एंड फेम इन द लाइफ, डी पार्ट लास्ट में आपको नो एरर दिख गया। यहां कुछ एरर दिख रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, यही तो है। जरा कंसेप्ट सोचने का प्रयास करिए। अगर मैं बात कर दिया साइंस की, किसकी बात कर दिया, साइंस की बात कर दिया। अगर मैं बात कर दिया लाइफ की बात कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं बात कर दिया बच्चा स्कूल की बात कर दिया, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए, मैंने बोला साइंस, लाइफ और स्कूल, इन सब की बात कर दिया। अब ये अगर नॉर्मल आमतौर पे अगर यूज किए गए हैं ना, तो इनके पहले बच्चा कभी भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इनके पहले हम कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, अगर आमतौर पे लिखे गए हैं तब। आमतौर मतलब नॉर्मल वे में अगर यूज किया गया है, साइंस की बात करिए, लाइफ की बात करिए, स्कूल की बात करिए, इन सब जगहों पे हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर मैं कह दिया जैसे द चाइल्ड लीड्स अ हैप्पी लाइफ, चलिए ठीक है ना। अब यहां आपको लाइफ दिखा, आर्टिकल द हम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कह दिया कि यही चीजें मैंने आर्टिकल में आपको दूसरी फेज में देखिएगा, दूसरी सीरीज में ये चीजें ज्यादा सिखाने का प्रयास किया कि अगर जो चीजें जहां नहीं लग रही है तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी कि यहां उस चीज को लगाना पड़ेगा, ये आपको समझना। यही कंसेप्ट है मेन आर्टिकल का बेटा। यहां नहीं लगता बेसिक यूज में, यहां लगता है तो क्यों लगता है, वो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, नॉर्मल वेज में अगर यूज है, आमतौर में यूज किया गया तो नहीं होगा, लेकिन अगर मुख्य रूप से स्पेसिफिक रूप में यूज कर दिया गया है तो उन जगहों पे यही आर्टिकल द का हम प्रयोग कर लेते हैं। अगर मैं कह दिया जैसे द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट इज इन डेंजर। अब देखना बच्चा, यहां पे बोला कि द चाइल्ड लीड्स हैप्पी लाइफ, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं बेटा। लेकिन अगर दूसरे प्रश्न में देखना, बोला कि द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट इज इन डेंजर, इस पेशेंट की जो लाइफ है वो खतरे में है। तो यहां पे लाइफ को क्या किया गया बेटा, स्पेसिफिक वे में यूज किया गया है। बात समझ रहे हो कि नहीं, आपको मैंने पहले ही बताया। यहां देखिए दी लाइफ सही होगा और यहां लाइफ के पहले दी लगाना गलत हो जाएगा। जरा इस प्रश्न में आना बेटा, यहां लाइफ के पहले द नहीं होगा डी पार्ट में, क्योंकि अगर नॉर्मल वे में यूज किया गया है तो आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। लगाते कब है बेटा, आपके बीच में मुद्दा क्लियर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर्टिकल द क्या होता है बेटा, वो डेफिनेट होता है। अगर वो डेफिनेट होता है तो लगता कब है, दी प्लस स्पेसिफिक। डी प्लस स्पेसिफिक बताया, स्पेसिफिक दैट द मीन ऑफ मोर स्पेशल। क्या बोला, मोर स्पेशल मैंने बोला, ये आपको पहले ही बता दिया था बेटा। और वहां पे क्या था, लाइफ, अगर स्कूल हो गया, ये सब चीजें बेटा साइंस वगैरह नॉर्मल वे में यूज किए गए तो डजंट मैटर, नहीं लगाओगे। लेकिन अगर इसको मैंने बोला ना कि आमतौर को छोड़कर अगर मुख्य रूप में, खास रूप में यूज किया गया बेटा, पर्टिकुलर वे में यूज किया गया, स्पेसिफिक वे में यूज किया, तो वहीं पर वो लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल द। समझ गए कि नहीं। और इस प्रश्न में देखिएगा, जरा इस एग्जांपल को देखिएगा, द लाइफ ऑफ दिस पेशेंट इज इन डेंजर, मतलब इस मरीज की जो लाइफ है वो खतरे में है। तो यहां पे मैं इंडिकेट भी कर रहा हूं, निश्चित भी कर रहा हूं। इस मुद्दे पे आप क्या करते हो, आर्टिकल द का प्रयोग करते हो, बिकॉज दिस इज डेफिनेट आर्टिकल। समझ गए कि नहीं बेटा। एक बार कमेंट करिएगा, आपके डी पार्ट में एरर था सर, जो कि लाइफ के पहले द था, यहां पे नहीं लगाना था, आपको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना था, ठीक है ना। चलिए डी इज राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में आपको लेकर, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सबके बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जो भी चीजें हैं ये तो बिल्कुल रखिएगा अपने बीच में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में है, जरा से देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है बेटा। ये प्रश्न जो है बोला आफ्टर रिटर्निंग, ए पार्ट में आगे बोला फ्रॉम द जेल
ही हैज अबंडेड, बी पार्ट में आगे बोला ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड हिज डिटरमाइन टू लीड सिंपल लाइफ, डी पार्ट में अगर कोई एरर नहीं दिख रहा है तो नो एरर चूज करिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, और शानदार बोलने के बाद एक चीज कहता हूं 99.99 प्रश्न बच्चे इस प्रश्न का गलत जवाब देंगे, और मैंने आपको हमेशा कहा ना सत्यम सर और अंग्रेजी कभी गलत नहीं होती, आपको एक मौका मिलता है मुझे गलत साबित करने का। प्रश्न का सही जवाब दीजिए आफ्टर रिटर्निंग। अब एक चीज बता दूं, आफ्टर आपका प्रेपोजिशन है, मैंने पहले ही बता दिया, प्रेपोजिशन के बाद या तो ऑब्जेक्टिव केस दिखेगी या तो जीरेंट दिखेगा, बेटा इतना तो पता होगा। अगर प्रेपोजिशन दिखा ना कि जैसे मैंने बोला कि ही इज गोइंग टू इलाहाबाद, अगर इसको मैंने बताया कि सर इसको पैसिव में बता दीजिए तो इलाहाबाद इज बीइंग गॉन बाय मी, तो मी करते हो बाय मी, बाय प्रेपोजिशन होता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लाजमी है, लगेगा ही। मतलब प्रेपोजिशन के बाद बच्चा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, या तो आप क्या करेंगे बेटा, आपको जिरंड देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही, आफ्टर के बाद रिटर्निंग दिखा, यहाँ कोई एरर नहीं है बेटा, परेशान नहीं होएगा, ठीक है ना। आगे आप देखिएगा फ्रॉम द जेल। अब यहाँ के कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ही पेचीदा प्रश्न है बेटा और बहुत ही शानदार प्रश्न है, नोट जरूर करिएगा। जैसे मैंने बोला कि फ्रॉम जेल, दो वर्ड लिख रहा हूं, फ्रॉम जेल और फ्रॉम दी जेल। अब यहां देखिएगा दोनों में अंतर कितना है, और रिटर्न आगे लगा ही है, रिटर्न फ्रॉम जेल और रिटर्न फ्रॉम द जेल, इन दोनों में अंतर क्या होता है पता है? रिटर्न फ्रॉम और रिटर्न फ्रॉम द जेल। रिटर्न फ्रॉम जेल मतलब क्या करना होता है? सजा काट कर वापस लौटना। क्या होता है? अगर जेल में गए हो, सजा काट कर आप वापस लौटो, मतलब सजा काट कर, सजा काट कर वापस लौटना, याद रहेगा, रिटर्न फ्रॉम जेल। और अगर रिटर्न फ्रॉम द जेल कोई बोल रहा है ना, तो कोई कार्य कर कर, जेल में बेटा कोई कार्य करके, क्या, कोई कार्य करके वापस लौटना, दोनों में अंतर देख लीजिए कितना होता है। बात समझ गए कि नहीं? अब रिटर्न फ्रॉम जेल मतलब भाई सजा काट के आप जेल गए हो, सजा काट के जेल से रिटर्न हो गए, लेकिन वही बोल दिया रिटर्न फ्रॉम द जेल, हो सकता है जेल में आप किसी से मिलने गए हो, कोई सामान पहुंचाने गए हो, मतलब कोई कार्य करके जेल से वापस लौटना, दोनों में इतना अंतर होता है। जरा इस प्रश्न के सीक्वेंस में देखिएगा, इस भाव में देखिएगा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, फ्रॉम द जेल मतलब कोई कार्य करके वापस वो लौट रहा है, वो सजा काट के नहीं लौट रहा है। लेकिन आगे देखते हैं ही हैज अबंडेड, मतलब वो त्याग देगा, छोड़ देगा, क्या, ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज, इसका मतलब तो क्रिमिनल था भाई, वो तो सजा काट के वापस लौट रहा है। तो यहां फ्रॉम दी जेल कैसे हो गया? रिटर्न फ्रॉम जेल होना चाहिए था, क्योंकि रिटर्न फ्रॉम जेल कहने का मतलब सजा काट कर वापस लौटना, और अगर वो क्रिमिनल की एक्टिविटी छोड़ने के लिए सेंटेंस में कह रहा है तो सजा काटने गया होगा जेल में, तो फ्रॉम द जेल ना होके फ्रॉम जेल होना चाहिए था। बात समझ गए कि नहीं? अब जरा अंतर देखिएगा, फ्रॉम जेल और फ्रॉम द जेल में कितना था बच्चा, तो किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। जल्दी जल्दी करते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। यहां तुम ग्रामर की मिस्टेक देखोगे तो कहां मिलने वाला है, इसलिए मैं कहता हूं ये चीजें आप अच्छे तरीके से नोट रखिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिए बच्चे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न आप सबके बीच में, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? ही बोर्ड्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फॉर ही इज अ गुड एट मैथमेटिक्स, डी पार्ट में है। आगे अगर एरर नहीं दिख रहा है तो नो एरर बताइएगा, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या हो सकता है? आपको आइडेमेटिक एक चीज मैंने बताया था कि हैव अ गुड नॉलेज, have a good knowledge, have a good sound, क्या हो सकता है? have a good sound, ये क्या कहा जाता है? सर सही आइडेमेटिक है, यहां पे आप सही करते हो, तो मतलब जो चीजें अगर रटी हो तब। अब नॉलेज के सेंस में अगर मैं बात करूं, जरा देखिएगा, अगर मैं नॉलेज के सेंस में बात करूं, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, जहां तक है सही है, KNOWLEDZ, ठीक है ना। अब नॉलेज की अगर मैं बात करता हूं ना, तो देखना ये अगर इसका मतलब ज्ञान हो गया, क्या हो गया? ज्ञान हो गया, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। क्या हो गया बेटा? ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब सीधे सीधे आपको समझना है, अगर अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल नहीं लेता, क्या लेता? सीधा सीधा बताया था ना सर, अनकाउंटेबल है तो AN तो आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक रूल तो आपने पढ़ा ही होगा बेटा ना, कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल AN का प्रयोग नहीं करते। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको क्या मिलता है? दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है कि अगर नॉलेज
अगर नॉलेज के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए बच्चा, कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ गुड नॉलेज, नॉलेज के पहले गुड लगा तो एडजेक्टिव है, अ गुड नॉलेज, तो ए एन आपने लगा दिया। समझ गए कि नहीं? जैसे मैं कह दिया नॉलेज इज पावर, क्या बोला? अगर सेंटेंस, स्क्रीनशॉट करिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। अगर मैंने कहा नॉलेज इज पावर, अगर इसी बात को सर आप लिख देते हैं कि नॉलेज इज पावर, सही है क्या? गलत हो गया, क्योंकि नॉलेज का मतलब यहां ज्ञान से संबंधित है, और जहां ज्ञान का, इसका व्यापक अर्थ अगर ज्ञान निकला बेटा तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अगर अनकाउंटेबल हो गया तो आप आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि नॉलेज के पहले अगर एडजेक्टिव आ गया, जैसे मैं कह दिया ही हैज अ गुड नॉलेज इन मैथमेटिक्स, अब आप मुझे बता दीजिए कि नॉलेज के पहले आपको गुड दिख गया ना, एडजेक्टिव दिख गया, और इसके पहले आप ए और एन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने पीछे आपको ग्राफ बताया कि नॉलेज अगर अनकाउंटेबल के रूप में यूज हुआ है तो आप आर्टिकल नहीं लगाओगे बेटा, लेकिन अगर मैंने कह दिया नॉलेज के पहले एडजेक्टिव दिख गया तो उसके पहले ए एन लगा सकते हो बेटा, याद रखना, ठीक है ना? जरा आगे आना, यहां तक की बातें तो पता चल गई। लेकिन अगर मैं कह दिया नॉलेज को डेफिनेट करना, कहीं पे अगर नॉलेज शब्द को कहीं डेफिनेट कर दिए, एक तो पता चला नॉलेज अगर अनकाउंटेबल है तो नहीं लगाएंगे, एक पता चला कि नाउन के अगर नॉलेज के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले लगा सकते हैं। अब बोला कि अगर नॉलेज को ही हम डेफिनेट कर दिए तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे ना। अगर डेफिनेट कहीं दिख रहा है, द नॉलेज ऑफ दिस मैन इज लिमिटेड, अगर मैं एक शब्द कहूं आपके बीच में, देखिएगा इसको गौर की, द नॉलेज ऑफ दिस मैन इज लिमिटेड। अब देखिए नॉलेज लिखा है, अब नॉलेज के पहले आर्टिकल 10 सही है, एक बार नॉलेज के पहले ए एन भी नहीं लगा सकते थे, और एक बार नॉलेज के पहले ए एन लगा सकते हैं, और एक बार नॉलेज के पहले हम आर्टिकल द लगा सकते हैं। कब? जब इसको निश्चित कर दिया, द नॉलेज ऑफ दिस मैन इज लिमिटेड, इस व्यक्ति की जो ज्ञान है ना वो लिमिटेड है, निश्चित कर दिया, डेफिनेट कर दिया, इसलिए द नॉलेज सही है बेटा। जरा प्रश्न में आना, जरा अपने प्रश्न में आना, ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट करिए। मैंने बोला ना पूरी तरीके से पोस्टमार्टम होगा, कुछ बचेगा नहीं, बस दिल लगा के आप मेरे साथ 1 घंटा पसीना भाई है मेरे भाई, जरूर वो स्वार्थक साबित होगा आपके लिए, ठीक है? बोला कि ही वुड्स हैविंग गुड नॉलेज, अब ये नॉलेज दिखा, कॉन्सेप्ट सर ने क्या बताया कि नॉलेज के पहले अगर आपको एडजेक्टिव दिख जाए तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, तो गुड के साउंड के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? अ लगाओगे। इतनी बातें तो पता होगी बेटा। यानी किस पार्ट में रहता सर? बी पार्ट में रहता। बताओ समझ में आया कि नहीं यार? और साउंड के अकॉर्डिंग ए एन लगाना तो पहली सीरीज में बता दिया था, इसलिए मैं कहता हूं तीसरी चल रही है तो दूसरी और पहली आप जरूर देखिएगा बच्चा, ठीक है? चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, सारी चीजें स्क्रीनशॉट रखिएगा, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, और जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? फर्स्ट स्टेप ए पार्ट में, आगे बोला इन रेशनल सोल्यूशन बी पार्ट में, टू एनी प्रॉब्लम इज द सी पार्ट में लिखा रिकॉग्निशन बेटा, आगे ऑफ द फैक्ट दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट बी पार्ट, अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर बता दो। जरा इस प्रश्न को देखिएगा, कुछ कंसेप्ट बताते हैं। जैसे मैंने ओ लिखा बेटा और इधर सी लिखा ना, ओ सी से आपको क्या समझना है? ओ मतलब होता है ऑर्डिनल, क्या होता है? ऑरिजिनल होता है। सी मतलब होता है कॉर्डिनल। ये एडजेक्टिव होते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कॉर्डिनल एडजेक्टिव। अब ऑर्डिनल और कॉर्डिनल होते क्या है? जरा देखना, ऑर्डिनल की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये चीजें सुना है। जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गए। कॉर्डिनल में क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब बोला कि ऑर्डिनल कॉर्डिनल से एक प्रश्न पूछता है, पता है कौन सा? सीरीज का, सीरीज का प्रश्न। ऑर्डिनल और कॉर्डिनल से क्या पूछेगा? ओ और सी से। ओ से ऑर्डिनल समझना, सी से कॉर्डिनल, और यही इनका सीरीज भी होता है। यही सीरीज मतलब हमेशा पहले ऑर्डिनल आएगा, बाद में कॉर्डिनल आएगा। अगर मैं कह दिया, जैसे फर्स्ट की बात कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, ये हमारे क्या हो गए? ऑर्डिनल हो गए। अब मैं बात कर दिया 1 की, मैं बात कर दिया 2 की, तो ये हमारे कॉर्डिनल हो गए। ये हमारा ओ है बेटा, ये हमारा सी है। सीरीज क्या होता है? पहले ऑर्डिनल, बाद में कॉर्डिनल आता है। ध्यान रखना, अगर मैं कह दूं द फर्स्ट, द टू फर्स्ट बॉयज, अब क्या सही है क्या? ये
द टू फर्स्ट बॉयज। बोलने में अटपटा लग रहा है सर, क्यों? अब टू की बात कर दिया तो कार्डिनल हो गया, फर्स्ट की बात कर दिया तो ऑर्डिनल। सीरीज CO का बन रहा है जबकि सीरीज OC का बनना चाहिए था, यानी द फर्स्ट टू बॉयज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था आपके लिए सर? द फर्स्ट, क्या होना चाहिए था? द फर्स्ट टू बॉयज होना चाहिए था। ये जाके हमारे सीरीज का प्रश्न है। ऑर्डिनल कार्डिनल से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहले ऑर्डिनल नंबर आता है बाद में कार्डिनल। OC से याद रखिएगा, ऑर्डिनल और कार्डिनल का सीरीज सर OC होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा फैक्ट क्या होता है आर्टिकल के संक्षेप में बेटा, ऑर्डिनल नंबर अगर कहीं लगाए तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। याद रखना, स्क्रीनशॉट रखो, स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। जरा इस प्रश्न में आना। अब प्रश्न की बात करेंगे तो स्टेप क्या है बताओ? स्टेप ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये चीज बॉक्स बन गई, और जो चीजें मैं बॉक्स बना दूं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए लाइफ बेटा, उसको अच्छे तरीके से नोट कर लेना। तो अ के जगह पे क्या करेंगे आप? दी लगाएंगे सर। ऑर्डिनल नंबर हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लेता है, यानी होना चाहिए था द फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था। अब फर्स्ट स्टेप गलत होगा, समझ गए? तो किस पार्ट में रहता सर? ए पार्ट में रहता, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आपके बीच में आने वाला बेटा। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? ही इज ए पार्ट में द बेस्ट आर्टिस्ट, बी पार्ट में ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। बोला कि ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम। इस समय का क्या था वो? बहुत ही इज प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मतलब इस समय का बहुत ही अच्छा ये आर्टिस्ट कलाकार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से क्या बोला? लीस्ट रिकॉग्नाइज, मतलब कुछ ही लोग इसे जानते हैं। तो इस प्रश्न में अगर देखी जाए ना तो सबसे पहले देखिएगा बेस्ट क्या है? बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, सारे कंसेप्ट याद रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री SD, सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या चांसेस होती है कि हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आर्टिकल द प्लस SD। सुपरलेटिव डिग्री कहीं लग गई बेटा तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करोगे, ध्यान रहेगा। चलिए अगर मैं बात करिए, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। क्या हो गई? कंपैरेटिव डिग्री, जिसे कंपेयर कर रहे हैं तो इसके पहले भी सर आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सर ये क्या कह रहे हैं? मतलब कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल द लेती है। ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। कंपैरेटिव डिग्री भी आर्टिकल द लेती है। वो कब लेती है पता है? जब बात सिलेक्शन की हो। किसकी हो? जब बात सिलेक्शन की हो, जब बात चॉइस की हो, जब बात 1:2 की हो। किसकी हो? 1:2 की हो। 1:2 से आप समझिए सिलेक्शन चॉइस। नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। 1:2 कहने का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति की तुलना, एक वस्तु की तुलना, एक स्थान की तुलना किसी दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान से की जाए। मतलब समझ रहे हो? जैसे अगर मैं कह दूं राम मोहन और सोहन से अच्छा है। क्या बोला? राम मोहन और सोहन से अच्छा है। जैसे इसको मैंने लिखा, राम इज better than मोहन एंड सोहन। ठीक है ना? अब यहां देखिएगा बच्चा, राम अकेला है, 1 है, यहां मोहन भी है और सोहन भी है, मतलब इधर दो व्यक्ति है ना, तो मुद्दा 1:2 का हो गया। मतलब राम की तुलना मोहन और सोहन दोनों से कर रहे हैं। इस कंपेयर में क्या होगा बच्चा? जहां भी कंपेरेटिव डिग्री होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। राम इज द बेटर ऑफ मोहन एंड सोहन। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, अगर मैं कह दिया कि वो जो लड़का है उन दो बच्चों से अच्छा है, तो ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, मतलब कंपेरेटिव डिग्री भी आर्टिकल द लेती है। पहला पॉइंट हो गया सुपरलेटिव के पहले, दूसरा पॉइंट कंपेरेटिव के पहले। तीसरा पॉइंट भी याद रखिएगा, अगर मैं कह दिया एक सेंटेंस है कंपेरेटिव डिग्री, यहां भी लगा है, यहां भी कंपेरेटिव डिग्री, मतलब एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपेरेटिव डिग्री आ जाता है। बेटा एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, एकदम संक्षेप में, परेशान नहीं होइएगा। यहां पे मुद्दा क्या होता है पता है? कंपेरेटिव डिग्री 2 बार एक ही सेंटेंस में लग गई तो यहां कंपेयर जितना से उतना का करती है। मतलब जितना से उतना का कंपेयर अगर हो गया, एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपेरेटिव डिग्री लग गई, तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि दोनों कंपेरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करना है। ठीक है ना? अगर मैं कह दिया कि जितना पढ़ोगे उतना सफल होगे, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा फील होगा। अगर सेंटेंस बोलता हूं मैं, दी हायर यू गो कूलर यू फील। अब ये सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछ लिया
कोई सेंटेंस आपसे पूछ लिया तो आप तुरंत बता दोगे यार कंसेप्ट आपको मेरे बीच वाला कंसेप्ट है। कैसे बताओगे? आपको हायर दिखा, कंपैरेटिव डिग्री, ईडी ईआर लगा है ना, समझाने का तरीका बताऊंगा, परेशान ना होना। यहाँ कूलर दिखा, ये भी आपको कंपैरेटिव डिग्री। मतलब एक ही सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो प्रॉपर्टीज एक होती है, याद रख लेना। प्रश्न सही करोगे बेटा, वहां पे कुछ मेडल नहीं ले आना। प्रश्न कैसे सही होगा? सर यहां भी कंपैरेटिव डिग्री, यहां भी कंपैरेटिव डिग्री, दोनों के पहले आर्टिकल द है कि नहीं, बस इतना चेक कर लो, बात खत्म हो जाएगी। तो यहां हायर के पहले कंपैरेटिव डिग्री लगा, यहां कूलर लगा, यहां भी लगना चाहिए था, यहां जबकि नहीं है तो यहां पे रहता, पता चल जाएगा कि नहीं। द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा फील होगा। मतलब ये 3 तरीके हो गए आर्टिकल द लगने के, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखते हैं बेस्ट, सुपरलेटिव के पहले लगा, यहां तक की बातें सही है। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट, ये लेस का ही तो है, लेस का ही तो सुपरलेटिव डिग्री है बच्चा। सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल द कहां गया? लिस्ट के पहले भी तो द लगना चाहिए था बेटा। द लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब डी पार्ट में है। किस पार्ट में है बच्चा? डी पार्ट में है। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में, तब तक इसको स्क्रीनशॉट करिएगा। जितने कंसेप्ट होंगे सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच में, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बोला ही सेड दैट ही फील्ड नर्वस बिकॉज a friend of his had given him a very bad news। इस प्रश्न को यार मुझे बताने का मन ही नहीं कर रहा, आप मुझे तुरंत बता देना, कुछ करना ही नहीं है, सब ऐसे पढ़ते चले आओ बेटा। न्यूज क्या होता है? न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए एन नहीं लेता। जरा देख लेना, न्यूज के पहले अ लगा है, सर डी पार्ट में रहा, आगे चलूं। समझ गए कि नहीं? इसमें कुछ बताना ही नहीं था भाई। अनकाउंटेबल का प्रॉपर्टी ही तो यही होता है बच्चा कि वो क्या करेगा, ए एन नहीं लेगा, जबकि न्यूज हमारा अनकाउंटेबल ही तो होता है, आर्टिकल ए नहीं लेगा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपके बीच में है, जल्द से जल्द देखिएगा। क्या बोला? आई डोंट लाइक ए पार्ट में दैट टाइप ऑफ अ मैन। एक चीज बताऊं, लिखना इधर, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, ठीक है ना। माई आपको दिख जाए, आवर दिख जाए, योर दिख जाए, इन सब के बाद बच्चा जो नाउन लगाओगे ना, उसके पहले कभी भी आर्टिकल आप नहीं लगा सकते। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसके बाद जो नाउन लगाओगे उसके पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे ये मेरा घर है ना, दिस इज माई अ होम, अगर मैं कह दिया दिस इज माई अ होम, क्या सही है क्या? हाँ, माई लगा और इसके बाद जो नाउन लगा रहे इसके पहले आर्टिकल एयर नहीं लगा सकते बच्चा। यही कॉन्सेप्ट तो यहां बता रहा हूं। जरा इधर देखना, टाइप ऑफ, अगर टाइप ऑफ आपको दिखा, इसके बाद जो नाउन लगा रहे हो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते। टाइप ऑफ मैन हमारा नाउन है, इसके पहले ए आर्टिकल जो लगा है वो नहीं लग सकता, मतलब बी पार्ट में रह। समझ गए कि नहीं? ये मैन नाउन है और इसके पहले एयर नहीं लगा सकते। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लो। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए आपको ले चलते हैं अगले बेहतरीन प्रश्न में, और अगला प्रश्न आपके बीच में है बच्चा। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? ऑफ द 2 आंसर्स, मतलब इन 2 आंसर्स में दिस इज डेफिनेटली बेटर, ये एकदम अच्छा है, एकदम बेटर है। अब बताओ, 2 आंसर की बात कही जा रही है और बोला है कि ये वाला जो आंसर है, ये 2 आंसर लिख दिए गए। जैसे अगर मैं कह दिया कि ये 2 आंसर हो गए और बोला कि ये जो आंसर है ना, ये एकदम दोनों से बेटर है, इन दोनों आंसर में ये वाला बेटर है। अब यहां मुद्दा क्या हो गया सर? सिलेक्शन। किसकी बात हो गई? सिलेक्शन की बात हो गई। सिलेक्शन आपने किया ना, अगर सिलेक्शन और चॉइस 1:2 वाला मैटर याद रखना। अगर ये मुद्दा आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो बेटर के पहले हम क्या करेंगे? आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं? किस पार्ट में रहे? डी पार्ट में रहे। क्लियर हो कि नहीं बच्चा? एक बार बताना अच्छे तरीके से। मजा आ रहा है कि नहीं यार? आर्टिकल की ये फेज मजा आ रहा है कि नहीं? जितनी सीरीज रहे बेटा एकदम दिल लगा के पढ़ा करो। मैं कहता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, एक टॉपिक वाइज अगर जो क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की सीरीज निकल रही है ना, तो उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। बस दिल लगा के सारे कंसेप्ट जितना मैं दिया हूं, हर एक टॉपिक का, ये नहीं कह रहा हूं कि आर्टिकल बस का पढ़िएगा। जो चीजें आपको कहीं कठिन लग रही है ना, तो फ्यूचर विल के इस परिवार में आइएगा मेरे दोस्त। अगर आपको सरल ना लगा ना, तो पेन उठाना छोड़ दूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं और अगला प्रश्न अच्छे तरीके से जवाब दीजिएगा। बोला ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड, सी पार्ट में। आगे बोला ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, बोला कि ही इज अनफॉर्चुनेटली इनफ
अनफॉर्चुनेट लिखा है बेटा। इनफ टू लूज मतलब वो क्या कर दिया, टू लूज कर दिया, मतलब सबसे दोस्ती खत्म किया। फ्यू फ्रेंड्स ही मेड मतलब जितना वो बनाया होगा। ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना मतलब पटना में रह के। एक चीज बताऊं, देखना फ्यू की बात कर दिया, बहुत बेटर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं यहां से। चलिए अलग से लिखता हूं, नोट करिएगा, बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है और सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी है। अगर मैं फ्यू की बात कर दिया, अगर मैं अ फ्यू की बात कर दिया, अगर मैं दी फ्यू की बात कर दिया, ठीक है ना। अब अगर इनसे मतलब पूछा जाए ना तो इसमें आप मतलब सही दे ही नहीं सकते। अब अगर मैं कह दिया ही हैज फ्यू बुक्स, बताओ बेटा, ही हैज फ्यू बुक्स, क्या यह सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताइए, आप मुझे इतना बता दीजिए, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है? कुछ बच्चों को दिख रहा है सर नॉट है नहीं तो ये पॉजिटिव है। बेटा ये जो फ्यू वर्ड होता है ना ये नेगेटिव होता है। क्या होता है? तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। जो लिखा है फ्यू, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, नॉट, सारे शब्द, सेल्डम, ये सब नेगेटिव होते हैं। जाके देखना टाइम एंड टेस्ट में मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ सारी सीरीज पढ़िएगा, सारे प्रश्न पढ़िए। सब एक टॉपिक में ज्यादा प्रश्न नहीं लेकर आता, बस पोस्टमार्टम थोड़ा देर तक होता है। तो सारे प्रश्न लगभग 10 से 15 प्रश्न एक टॉपिक के तो आप देख ही सकते हो ना। जाके देखो, हर एक प्रश्न से आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जरूर मिलेंगे। तो ये तो नेगेटिव रहा। चलिए मुद्दा इसका होना है बेटा कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। सबसे बड़ी बात होती है कि ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मतलब कहना क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सिर्फ यही सबसे बड़ी बात होती है कि सीधा अनकाउंटेबल में हम इसको रटते हैं। ऐसी कोई बात नहीं बेटा। अगर मैं फ्यू की बात कर दिया, अ फ्यू की बात कर दिया, द फ्यू की बात कर दिया, तो ये संख्या में दिखाई देते हैं ना। मैंने बोला कि आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। ऐसा लग रहा है सर कुछ तो एकदम न के बराबर या नथिंग हो, कुछ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन गिनने योग्य लग रहा है ना, मतलब काउंटिंग में लग रहा है। मतलब सीधा सीधा सर ये काउंटेबल नाउन है। क्या है? काउंटेबल नाउन है। सीधे सीधे आप जो रट लेते हो सर अनकाउंटेबल के फेज में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, वो मानसिकता आप हटा दीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये काउंटेबल नाउन है। दूसरी बात अगर मैं कह दिया तो संख्या से रिलेटेड तो है, काउंट तो हम करेंगे। अगर मैं फ्यू की बात कर दिया, जरा देखना, अगर मैं अ फ्यू की बात कर दिया, अगर मैं द फ्यू की बात कर दिया, इन तीनों में अगर मैं पूछ लूं आपसे नेगेटिव कौन सा है, ये मुझे बता दीजिए। इन तीनों में अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नेगेटिव कौन है, वो आप मुझे बताइएगा, जल्द से जल्द बताइएगा। इन तीनों में नेगेटिव आपका है कौन? इन तीनों में नेगेटिव है कौन? अगर मैं फ्यू की बात करूं बच्चा तो फ्यू हमारा नेगेटिव होता है। क्या होता है? फ्यू हमारा नेगेटिव। अ फ्यू और द फ्यू यहां से पॉजिटिव हो जाता है, यहां से आंसर कुछ हमको मिलने लगता है। जैसे अगर मैं कह दिया, फ्यू की बात कर दिया ना, तो लगभग थोड़े की बात करते हैं। लगभग थोड़ा मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब लगभग थोड़ा। अगर फ्यू का मतलब थोड़ा होता है, कुछ होता है, तो आप समझिए कि लगभग, लगभग थोड़ा मतलब कुछ भी नहीं। यहां मैटर आएगा कि फ्यू मतलब सर कुछ भी नहीं, पूरी तरीके से नेगेटिव है। लेकिन अ फ्यू की बात कर दिया अगर बच्चा, तो अ फ्यू से आप समझिएगा लगभग थोड़ा सा, थोड़ा सा, अगर समझिए बिल्कुल न के बराबर, न के बराबर। मतलब इसमें भी अ फ्यू कहने का भी मतलब क्या है? न के बराबर। थोड़ा सा है लेकिन एकदम न के बराबर। अब एकदम थोड़ा होगा बोलते यार ये तो एकदम न के बराबर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। और अगर उसी फ्यू के पहले आर्टिकल द लग गया तो आप समझिएगा द फ्यू कहने का मतलब क्या होता है? द फ्यू मतलब लगभग थोड़ा, लेकिन जितना था सब, जितना था सब। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं कह दिया कि मैं यहां एकदम न के बराबर रुका हूं, तो आई हैव स्टेड हियर अ फ्यू डेज। आई हैव स्टेड हियर अ फ्यू डेज मतलब मैं यहां रुका लेकिन न के बराबर। बात समझ गए कि नहीं? बोल क्या रहा हूं, मैं यहां रुका, अब रुका तो था लेकिन एकदम न के बराबर, तो एक आध दिन तो रुका वहां, मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया लेकिन एकदम नब के बराबर। तो वहां फ्यू लगाएंगे कि अ फ्यू लगाएंगे? वहां अ फ्यू लगाने का काम करेंगे। बात समझ गए? मतलब थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, थोड़ी बहुत चीजें हैं। बात समझ गए कि नहीं? अगर मैं द फ्यू की बात कर दिया, जैसे उसने जितने भी बात बोले सब नॉलेज से भरे थे, सब ज्ञान से भरे थे, तो द फ्यू वर्ड्स, द फ्यू वर्ड्स अगर मैं बात किया तो देखना, दे फ्यू words he spoke
वर full of wisdom, full of wisdom। अगर ये सेंटेंस देखिएगा तो बोला कि द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक, मतलब थोड़े वर्ड जो इन्होंने बोला वर फुल ऑफ विजडम, एकदम ज्ञान से भरे थे। मतलब जितना भी वर्ड्स था वो सारे बोले और सारे वर्ड्स क्या थे, वो ज्ञान से भरे थे। द फ्यू कहने का मतलब था लेकिन सबका सब, और अ फ्यू कहने का मतलब है लेकिन एकदम न के बराबर, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। मतलब ये पॉजिटिव को शो करेगा और ये भी ओवरऑल पॉजिटिव को शो करेगा, लेकिन फ्यू एकदम नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें देखना जो सेंटेंस था बेटा वो उसमें क्या कह रहा था, बोला कि ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स। भाई लूज किया मतलब खो दिया सारे को, और बोल रहा है कि फ्यू फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, फ्यू फ्रेंड्स की अगर बात कर दे रहा है मतलब न के बराबर, मतलब कोई फ्रेंड ही नहीं था। तो लूज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, मतलब एक दो फ्रेंड रहे होंगे, मतलब बिल्कुल न के बराबर। तो बताओ फ्यू के पहले अ लगाना है ना। अ फ्यू फ्रेंड कहने का मतलब क्या हो गया कि लगभग न के बराबर जो फ्रेंड उसने पटना में रहकर बनाए थे सबसे लूज कर दिया, सबसे दूर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं बताओ, क्लियर हो कि नहीं, यहां तक मजा आया कि नहीं बेटा। एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा और ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से नोट करिए। यही सेम फेज लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के लिए होता है। लिटिल नेगेटिव, अ लिटिल थोड़ी की बात करेगा, द लिटिल जितना था सब की बात करेगा। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न बेटा आपके बीच में, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और लास्ट, ये सेशन का लास्ट प्रश्न है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देयर वर अ नंबर, ए पार्ट में बोला, ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी, बी पार्ट में, बट इट वॉज रागिनी, सी पार्ट में, who remained a center of attraction। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सर सही ऑटोमेटिक है, कुछ लोग तो बोलकर इसको सही कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं कह दिया कि ये नाउन लिखा है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर देखना बेटा, ये कॉन्सेप्ट देखना, ग्राफ देखना, नाउन के बाद ऑफ लग के अगर नाउन ऐड है, इस कंडीशन में बच्चा ये जो पहला वाला नाउन होता है ना, इसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते ही करते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मैं कह दिया, यहां पे आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है, जरा देखना इस प्रश्न को, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां आपको क्या दिखा है, ये नाउन ऑफ लग के अगर स्ट्रक्चर बना है तो इस सेंटर से पहले आपको आर्टिकल ए का प्रयोग करना था, उसके जो भी शब्द होगा, जो भी नाउन होगा, उसके साउंड के अकॉर्डिंग। तो सेंटर स आ रहा है ना, तो ये लगा दिया आपने, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बताओ ये बिल्कुल सही है कि नहीं। और एक प्रश्न आपको होमवर्क है, वो बताइएगा मुझे, जरूर कमेंट करिएगा बच्चा। इस प्रश्न में देखिएगा, देयर वर अ नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स, ठीक है ना, आगे यहां इन द पार्टी बट इट वॉज रागिनी हु लिखा है यहां पे। तो यहां क्या इट वाज अ रागिनी या इट वाज द रागिनी या इट वाज रागिनी, केवल इतना ही होगा कि सर आपने बताया था हु विच दैट के पहले जो नाउन आएगा उसको डेफिनेट कर दीजिए। तो यहां इट वाज रागिनी सही होगा कि इट वाज द रागिनी, इट वाज अ रागिनी। क्या करेंगे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप दूसरी और पहली सीरीज जरूर देखे हैं बच्चा, ठीक है ना। तो जवाब जरूर दीजिएगा, मतलब इसमें किस पार्ट में रहता, डी में। और ये प्रश्न जो है वो जरूर आप एक बार में नहीं समझ में आया तो बार बार देखिएगा, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो चलिए कहीं ना कहीं आज के इस सेशन का ये कवर पेज दिखाता है, मतलब सेशन यही खत्म होती है। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए बेटा, मस्त रहिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, इतना समझिए रिक्वेस्ट क्या है कि अगर क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की जितनी सीरीज बनी है सब बेटा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सब एकदम सीक्वेंस रूप में, मतलब एकदम टॉपिक वाइज अभी चल रहे, मिसलेनियस चलेगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एकदम नोट्स बना लीजिए हर एक टॉपिक के अच्छे तरीके से एकदम बेसिक, सारे बेसिक टू एडवांस लेवल। मैं इसलिए कहता हूं सीरीज 1 2 3, 1 बता रहा हूं तो लेवल की बात है, फिर 2 की बात करेंगे तो उससे कठिन, 3 की उससे कठिन, ऐसे करके 5 लेवल देता हूं और एक टॉपिक से 250 प्लस कंसेप्ट देता हूं बेटा। तो समझिए उसको, कैसे लिए मैं कहता हूं कि एकदम नोट्स बनाइए, बेफिक्र होकर दिल लगा के पढ़ाई करिए। और इस ट्रेनिंग की जो तैयारी करें बच्चे, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, वहां पे एकदम अच्छे तरीके से दावा करता हूं ना कि सारी ये अच्छे तरीके से क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की सीरीज पढ़ के जाइए बेटा, कभी दिक्कत नहीं होगी। भाई स्टेनो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एसएससी बैंक डिफेंस किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठ रहे हो तो पूछना तो यही है बेटा, टॉपिक यही पूछना है, कॉन्सेप्ट ये पूछेगा जो मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है ना। बस विश्वास रखिए और फ्यूचर विल परिवार को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए मेरा बेटा। अच्छे तरीके से आप सोशल मीडिया तो कम से कम यूज करते होंगे ना, तो एकदम छा जाइए, हर जगह फ्यूचर विल दिखना चाहिए। और मैंने आपसे वादा भी किया है ना कि 2024 चिरपुटिया विहीन प्रयागराज करके मैं दिखाऊंगा, केवल इसमें आपके सहयोग की जरूरत है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।